कि बुलबुलों अगर तुम्हारा चमन लुट गया, आशियाना बनाने कहाँ जाओगे, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। सच बात यही है कि अगर तुम्हारा ये चमन लुट गया तो तुम कहाँ जाओगे। इस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है और समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। मुसलमानों के कितने देश हैं दुनिया में? कहे जाते हैं 57 मुल्क। कितने देश हैं मुसलमानों के? कितने हैं कितने नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन वो दावा ठोकते हैं कि हमारे कितने देश हैं दुनिया में? 57। ईसाइयों के कितने हैं? 120 से ज़्यादा। कितने हैं? 22-23 में उनमें झगड़ा है, 22 हैं कि 23 हैं। 120 से ज़्यादा मुल्क ईसाइयों के हैं जहाँ ईसाइयों के प्रतिनिधित्व वाली सत्ता चलती है। अच्छा, हिंदुओं के कितने देश हैं इस दुनिया में? कितने? एक है। और ये भी सुरक्षित है क्या? ये भी सुरक्षित है क्या? 4 तत्व मैंने बताए थे आपका राष्ट्र के। पहला तत्व मैंने बताया था भूमि। आज भूमि कितनी सुरक्षित है इस देश की, ये सोचो। मैंने आपको बताया था पिछले 250 साल में इस देश के 13 टुकड़े हुए हैं। कितने? 13। 1947 में 2 टुकड़े हुए थे, एक पाकिस्तान बना था और बाद में एक बांग्लादेश बना था। 1937 में, इससे पहले म्यांमार बना था इसी से कटकर। उससे पहले अफगानिस्तान भारत से कटा था और उससे ठीक पहले अफगानिस्तान, बल्कि अफगानिस्तान के बाद नेपाल कटा था। और ऐसे कितने टुकड़े आपके देश के हो चुके हैं जो देश से कटकर अलग हो चुके हैं। आज भारत 13 टुकड़ों में जिंदा है, जिनमें से हमारे पास केवल 1 टुकड़ा है। कल मैंने बताया था लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कच्छार, इन 4 बिंदुओं के बीच का भूभाग हमारे पास बचा हुआ है, जिसे हम वर्तमान में भारत कहते हैं। ये भारत भी कितना सुरक्षित है जितना बचा हुआ है, तो उसके संबंध में देखो। ऊपर जो कश्मीर दिखाई देता है तुम्हें, कश्मीर में जो 2 सींग दिखाई देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इलाका चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसे जबरन चाइना ने दबा रखा है। दूसरा टुकड़ा जो पाकिस्तान की तरफ वाला है, वो शिमला ताशकंद समझौते में, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई थी या एक रहस्यमयी मौत हो गई थी, उसमें वो टुकड़ा जीतने के बाद भी हमारे हाथ से चला गया था। वहां तक नहीं जीता इतनी दूर तक था कि लाहौर दौड़कर पहुंचने की दूरी पर रह गया था। सारा पाकिस्तान ही हमारे हाथ में था, लेकिन जो सेना ने जीता था उसे राजनीति ने हार दिया। और वो ऊपर का जो एक सींग है जो पाकिस्तान की तरफ का है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है और उसे कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। क्या इतने से पिंड छूट गया? अब कुछ नहीं हो रहा है क्या? अब हमारी जमीनें नहीं जा रही हैं? एक जगह है डोकलाम। क्या जगह है? चाइना भारत बॉर्डर पे एक जगह है डोकलाम। वहां आए दिन चाइना के हमले होते रहते हैं। कभी चाइना कुछ कर देता है, कभी भारत रक्षा कर लेता है, और इस तरह वो लाइन ऑफ कंट्रोल को धीरे धीरे भारत की ओर खिसकाने के प्रयास में है। केवल इतना नहीं, बांग्लादेश की सीमाओं पर भी लगातार अतिक्रमण है, और उस अतिक्रमण को रोकने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने अपनी पहली योजना में सीमा को निश्चय करने के लिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल कौन सा है, 155 गांव बांग्लादेश को दिए। कितने? 155 गांव। अभी भी हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी जमीन सुरक्षित नहीं है। भारत का, राष्ट्र का पहला तत्व भूमि, वो सुरक्षित नहीं है। देश के भीतर बड़ी समस्याएं हैं। एक आदमी आता है 10 ईंट लेकर, रेलवे स्टेशन के बीचों बीच उन ईंटों को चिनकर एक यूं ही बेड सा बना देता है, उस पर हरा रंग पोत देता है और एक हरी चादर चढ़ा देता है। हिम्मत नहीं है किसी की उस पीर को उस रेलवे लाइन के भीतर से हटा दे। यह हालत है इस देश की। पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था शहाबुद्दीन गौरी के साथ। इस युद्ध में एक सिपह सलार था जिसका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम बताया मैंने? मोइनुद्दीन चिश्ती।
जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो रानी संयोगिता और उसके साथ हजारों स्त्रियों को इस गौरी ने इस मोइनुद्दीन चिश्ती की सेना को दे दिया और उन्होंने सड़क और मैदान पर बलात्कार करते करते इन स्त्रियों को मार डाला, हत्या कर दी उनकी। उस मोइनुद्दीन चिश्ती की भारत में दरगाह है जिस पर प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां जाएगा तो उसे उस पर चादर चढ़ानी पड़ेगी, चादर चढ़ाई जाती है। ऐसे कितने मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐसी कितनी अजमेर शरीफ की दरगाहें, ऐसे कितने कलिया शरीफ की दरगाहें, ऐसी कितनी नाजायज जमीन देश के भीतर कब्जाई हुई है। इस देश के भीतर एक बोर्ड चलता है, बोर्ड का नाम है वक्फ बोर्ड। नाम सुना है? वक्फ बोर्ड क्या होता है आपको पता है? जो इस देश में मुसलमान इस देश की भूमि, इस देश के संसाधनों, इस देश के पदार्थों, इस देश की प्रजा का दोहन करते थे, अकबर, बाबर, हुमायूं, ऐसे कितने नीच मलेच्छ नाली के कीड़े इस देश में रहे और उन्होंने इस देश का शोषण किया, माताओं की अस्मिताएं लूटी, बर्बाद की, बलात्कार किए, उन्हें तबाह गारत किया। आज उनके वंशजों ने मिलकर एक बोर्ड बनाया है, बोर्ड का नाम है वक्फ बोर्ड, और वो वक्फ बोर्ड कहीं भी जाकर अपनी हरी चादर बिछा देता है और कह देता है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, और किसी की हिम्मत नहीं है ये कह दे कि ये हमारी जमीन है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मुकदमा आम अदालत में नहीं चलता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अदालत में जाकर तुझे मुकदमा कर दूंगा, कर ही नहीं सकते आप। वो वक्फ बोर्ड की अदालत में चलेगा, और वक्फ बोर्ड की अदालत किसके पक्ष में फैसला करेगी भाई? हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर कल एक हरी चादर वाला यहां आ जाए और हरी चादर यहां डाल दे तुम्हारी यज्ञकुंड पर, तो छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी जमीन सुरक्षित है, भूमि की ये हालत है मेरे देश में। मेरी जमीन, मेरा पानी, मेरी हवा, मेरा देश, मेरी दिशाएं, मेरा आकाश, मेरी मिट्टी, मेरा प्रकाश, मेरा संसार, लेकिन कब्जा दाढ़ी वालों का। कब्जा किसका है? कब्जा बिना मूछ की दाढ़ियों का, उनका कब्जा है। और सीमा सुरक्षित नहीं, देश के भीतर सुरक्षित नहीं, लैंड तुम्हारी सुरक्षित नहीं है। दूसरा घटक क्या था? दूसरा तत्व क्या था? भूमि के बाद दूसरा क्या था? बोलो। सब्जेक्ट, प्रजा। दूसरा था प्रजा। प्रजा कितनी सुरक्षित है? कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ इस देश में? एक दिन कैलकुलेशन करवाई थी, कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ? 100 करोड़ का धर्मांतरण हुआ है, 100 करोड़ का। और धर्मांतरण अभी जारी है, निरंतर चल रहा है। 35 करोड़ इस देश में रहते हैं, 25 करोड़ पाकिस्तान में, 22 करोड़ बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में 5 करोड़ रहते हैं, और आसपास के मिला के 18 करोड़। ये 100 करोड़ से ऊपर जाता है आंकड़ा। इतने लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया। और सच बताऊं आपको, जो आदमी इस धर्म परिवर्तन का विरोध करे वो खड़ा नहीं रह सकता, वो खड़ा नहीं रह सकता। एक आदमी ने इस देश में इस धर्मांतरण का विरोध किया था। उस आदमी ने, क्योंकि वो अपनी योग्यता, अपनी विद्या, अपनी प्रतिभा के बल पर इस देश के सबसे बड़े लीडर्स में शामिल हुआ, उसने धर्मांतरण का विरोध किया। बड़े स्तर पर धर्मांतरण का विरोध किया उसने, राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण का विरोध किया। उसकी हत्या कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। केवल हत्या ही नहीं की गई, उसकी दुर्गति की गई। उसने बुढ़ापे में दुर्गति भोगी और अंततोगत्वा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती कौन? आपको लगता है कोई मनुष्य रहा होगा? मैं कभी बैठकर जब स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को पढ़ता हूं तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि इस नाम का कोई आदमी रहा होगा। मैं कहता हूं, दुनिया में सारे लोग मिलकर इस देश की हिंदू जाति को बचाने के लिए जितने लोगों की घर वापसी नहीं कर पाए, उतने उस अकेले व्यक्ति ने कर डाली। वो व्यक्ति नहीं, संस्था था, संस्था। उत्तराखंड के 39 गांव को अकेले शुद्ध कर डाला एक आदमी ने। अब यकीन कर सकते, वो आदमी था, वो आदमी था, वो संस्था था, चलती फिरती संस्था। लेकिन अंततोगत्वा बुढ़ापे में उसकी हत्या कर दी। एक मुसलमान
उसका नाम था अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद स्वामी जी के पास गया, 70 साल का बूढ़ा आदमी जो कई बीमारियों से जूझ रहा था। वो जब खड़ा होता था तो अपने आसपास के सारे नेताओं से ऊंचा निकल जाया करता था अपनी युवावस्था में। जब वो चलता था तो उसके साथ हवाएं ही नहीं, कण उठकर बह पड़ते थे। मनुष्यों की तो बात छोड़ दो। वो जब बोलता था तो गांधी हरिजन नाम के पत्र में लिखता है कि मैं कई बार स्वामी श्रद्धानंद को समझाने के लिए गया, लेकिन जितनी बार मैं स्वामी जी के सामने जाता हूं मैं हीन भावना से भर जाता हूं। मेरी हिम्मत नहीं होती उसके सामने बोलने की। वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जब बूढ़ा हो गया, जब वो 70 साल का था, जब उस सिंह के दांत टूट गए, उसके नाखून गिर गए, जब अपने ही लोगों ने उसे अपने घर से धक्का देकर निकाल दिया, गुरुकुल कांगड़ी से, गुरुकुल कांगड़ी जिसे उसने स्थापित किया, उन लोगों ने धक्का देकर निकाल दिया। तब उस स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को अब्दुल रशीद नाम के एक आदमी ने उनके घर में जाकर उनसे प्रार्थना की कि मैं शुद्ध होना चाहता हूं, और ये बहाना बनाकर उनके निकट गया, उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और जब उनकी हत्या हो गई तो तुम्हारे अब्बू, इस देश के पापा, क्या नाम है, हैं? गांधी जी। उन गांधी जी ने कहा कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है, अब्दुल रशीद मेरा भाई है, उसने कोई गलती नहीं की, उसने कोई गलती नहीं की। वो तो अपने मजहब के कहे के अनुसार काम कर रहा था। रशीद की दो जगह से वकालत हुई। एक कोर्ट के भीतर उसकी वकालत उसके वकीलों ने की, और दूसरी वकालत देश के बाहर इस देश के सबसे बड़े वकील गांधी ने की। और आप ताज्जुब करोगे, कुछ बिगड़ा थोड़े उनका, कुछ नहीं बिगड़ता उनका। 100 करोड़ लोगों का धर्मांतरण कर दिया, निरंतर धर्मांतरण हो रहा है। 14,000 लोगों को प्रतिदिन ईसाई बनाया जाता है भारत में। कितने कितने? और इसमें टारगेट कौन है? 2 कम्युनिटी केवल, एक हिंदू और एक सिख। 14,000 लोगों को पर डे ईसाई बनाया जाता है। ये तो ईसाइयों का है, वीडियो उपलब्ध है ये। और इससे कहीं ज्यादा प्रतिदिन मुसलमान बनाया जाता है। दूसरा तत्व, प्रजा सुरक्षित है? बोलो भाई, है सुरक्षित? तीसरा तत्व, इस प्रजा का इस भूमि पे स्वामित्व, क्या यह सुरक्षित है? क्या यह सुरक्षित है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे नाम मान लो 100 बीघा जमीन है, ध्यान से समझना, मेरे नाम कितनी जमीन है? मान लो कि मेरे नाम 100 बीघा जमीन हो जाए, और फिर मैं कल मुसलमान बन जाऊं, तो जमीन किसकी हो गई? बोलो किसकी हो गई? मुसलमान की हो गई। मुसलमान किसे दे देगा? वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड क्या करेगा? तुम्हारे हित का काम करेगा। तुम्हारा मालिकाना हक भी इस जमीन पर आज सुरक्षित नहीं। लेकिन ये तीनों मिलकर बनाते हैं किसी राष्ट्र का शरीर। और मैंने चौथा बताया था कि किसी राष्ट्र की आत्मा होती है उस राष्ट्र की अपनी संस्कृति। संस्कृति में 2 चीजें मुख्य होती हैं। वैसे बहुत लंबा चौड़ा विषय है पर समय नहीं है, अभी 2 मुख्य विषय समझ लो। हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। क्या नाम है? सनातन धर्म, या फिर कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। क्या नाम है इस धर्म का? वर्णाश्रम धर्म। इस वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम। क्या है? 4 वर्ण है और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन कौन से? डिटेल में तुम्हें समझा चुका हूं, यहां समाधान की तरफ बढ़ रहा हूं, इसलिए केवल याद दिला रहा हूं। 4 वर्ण कौन कौन से? बोलो, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। जाति किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो, शास्त्र बताता है जाति किसे कहते हैं। समान प्रसवात्मिका इति जाति, जिनका प्रसव एक तरह से होता हो उन सब की एक जाति है। बोलो, जाटों का और गुजरों का प्रसव अलग अलग तरह से होता है क्या? एक की मां बच्चे और एक की मां अंडे देती है क्या? सबका प्रसव एक ही तरह से होता है, इसलिए सबकी क्या है? एक जाति।
कितनी जाति हैं? आकृति, जाति, लिंगाख्या। किसे कहते हैं जाति? जिनकी आकृति, जन्म का तरीका और पहचान के लक्षण एक जैसे हों, उनकी एक जाति है। उनकी क्या है? एक जाति है। प्रवीण जी खड़े हो तो देखो, तो प्रवीण जी की आकृति देखो ध्यान से, और अब अपनी आकृति देखो। तुम्हारी आकृति में और इनकी आकृति में कोई अंतर है क्या? मेरी देखो, मेरी आकृति में इनकी आकृति में कोई अंतर है क्या? बोलो। आंख कितनी है उनकी, मेरी कितनी है? नाक जैसा उनका वैसा ही मेरा है, आकार में ही तो अंतर है, नाक तो वैसा ही है। आंख देख लो जो की त्यों है, कान देख लो जो के त्यों है, हाथ पांव आकृति जो की त्यों है। हाँ ना बोल दो, है? अच्छा, जन्म का तरीका बोलो। मैं पेड़ पे लगा था, ये मां से पैदा हुए थे या दोनों मां से पैदा हुए थे? दोनों मां से पैदा हुए थे। जन्म का तरीका भी एक जैसा है। पहचान के लक्षण बताओ, इनके और मेरे पहचान के लक्षण एक जैसे हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? बैठो बैठो प्रवीण जी। जाति कहते हैं जिनकी एक जैसे लक्षण हो, उनकी एक जाति हो। जन्म का तरीका एक जैसा है, उनकी एक जाति होती है। जिनकी आकृति में भेद नहीं, उनकी एक जाति है। तो हम सब की बोलो, ये जाट, गुजर, राजपूत, ब्राह्मण, ये सब क्या हैं? ये सब तुम्हारी नौटंकी है। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं। हम सब की एक जाति, और जाति का नाम है मनुष्य। क्या नाम है? मनुष्य। लेकिन ये जो बेटी बैठी है, इसकी पहचान के लक्षण और मेरी पहचान के लक्षण थोड़े से भिन्न है कि नहीं है? इसकी मूछें नहीं है, इसे रोज शेव नहीं करनी पड़ती है। इसकी त्वचा कोमल है, इसका कंठ सुरीला है, थोड़ा पतली आवाज में बोलती है, मैं थोड़ा भारी आवाज में बोलता हूं। इसके और मेरे शरीर के पहचान के लक्षणों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर बोलो है कि नहीं है? मैं और मेरी बेटी थोड़े से अलग अलग हैं कि नहीं है? तो इन्हें कहते हैं उपजाति। क्या कहते हैं? मनुष्य जाति के अंतर्गत दो उपजाति पड़ती हैं, एक पुरुष उपजाति और दूसरी स्त्री उपजाति। लेकिन वर्ण केवल चार होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई शूद्र उन्नति करके ब्राह्मण बन जाता है और कोई ब्राह्मण अधोगति करके शूद्र बन जाता है। उदाहरण है? नहीं है क्या उदाहरण? रावण किसके घर में पैदा हुआ था? ब्राह्मण के घर में, और गिरा तो क्या बन गया? क्षत्रिय से गिरा तो वैश्य, वैश्य से गिरा तो शूद्र, शूद्र से भी गिरा तो अंत्यज कहलाया। क्या कहलाया? अंत्यज। और तुम उसे राक्षस कहते हो। क्या कहते हो? राक्षस कहते हो। उदाहरण है, चांडाल के घर में पैदा हुआ एक बालक एक अच्छे आचार्य के हाथ लग गया, विद्या पढ़ी, दुनिया उसे जैमिनी ऋषि के नाम से जानती है, और उसने भारत के 6 दर्शनों में से एक दर्शन लिखा। किस घर में पैदा हुआ? चांडाल कुल में पैदा हुआ। एक लड़का एक आचार्य के पास गया, 10 साल का। आचार्य, मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। आचार्य ने कहा, तेरा गोत्र क्या है? दौड़ के मां के पास गया, मां से पूछा, मां मेरा गोत्र क्या है? मां ने अपनी युवावस्था याद की, वो एक वेश्या थी। मां नहीं जानती थी वो किसका पुत्र है, ये भी नहीं जानती थी उसका गोत्र क्या है। मां चुप रही, मां ने उत्तर नहीं दिया। बालक दौड़ कर गया, द्वार पर खड़ा रहा, भीतर गया ही नहीं। क्या कहता आचार्य से कि मेरा गोत्र क्या है? उसे गोत्र का पता ही नहीं था। हर बार एक नए आचार्य को देखकर उसके मन में इच्छा उमगती कि मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन गोत्र नहीं पता होने पर आचार्य के पास नहीं जा पाता। एक दिन एक बड़े आचार्य आए, उनके पास गया, उनसे जाकर कहा, मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन आचार्य मुझसे गोत्र मत पूछना, मुझसे गोत्र मत पूछना, मुझे गोत्र पता नहीं है, मेरा गोत्र क्या है, मेरी मां मुझे गोत्र बताती नहीं। आचार्य ने कहा, जरूर पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, जा अपनी मां से पूछ कि तेरा गोत्र क्या है, लेकिन अगर वो इस बार भी तुझे गोत्र नहीं बताए तो लौट कर मेरे पास चले आना, आना जरूर, रास्ते में मत रुक जाना। बालक गया, घर मां के पास जाकर बोला, मां आज तो गोत्र बताना पड़ेगा, आज तो तू मुझे साक्षात अरविंद केजरीवाल समझ, धरने पे बैठ गया हूं, या तो तू गोत्र बताएगी, नहीं तो आज अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मां मरती क्या न करती, मां ने कहा, बेटा जा अपने आचार्य से कहना कि युवावस्था में मेरी मां ने बहुत से पुरुषों की सेवा की है, इसलिए वो मेरा गोत्र नहीं जानती। बालक ने जस की तस बात आकर अपने आचार्य को बता दी। आचार्य ने पूछा, तेरी मां का नाम क्या है? उसने कहा, मेरी मां का नाम जबाला है। तो उसने कहा, आज से तेरा गोत्र जाबाल होगा।
दुनिया तुझे सत्यकाम जाबाल के नाम से जानेगी। और सत्यकाम जाबाल ने आचार्य के पास रहकर पढ़ा और वो उपनिषदों और दर्शनों और अनेक विद्याओं का जाता हुआ आज दुनिया में उसे ऋषि पुत्र के नाम से जाना जाता है। इस देश में कभी जाति व्यवस्था नहीं थी। इस देश में वर्णों में ऊपर जाना नीचे जाना चलता रहता था। सिद्धार्थ किसके घर में पैदा हुआ? राजा के घर में। कपिलवस्तु राजधानी थी, राजा के घर में पैदा हुआ। शुद्धोदन के घर में सिद्धार्थ, और आगे चलकर वो सन्यासी हुआ। सन्यास लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। इसका मतलब नीचा कुल था उसका क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल से कहां चला गया? बोलो, ब्राह्मण कुल में प्रवेश कर गया। इस देश में नीचे से ऊपर उठने और ऊपर से नीचे गिरने की परंपराएं भी रही हैं, वही परंपराएं रही हैं। लेकिन अब वर्ण व्यवस्था छूट गई, बन गई क्या? जाति व्यवस्था। क्या बन गई? संस्कृति। बता रहा हूं कि संस्कृति कितनी खतरे में, इसे समझना। अभी तो तुम्हें शरीर बताया कि शरीर कितना खतरे में, अब संस्कृति देखो कितनी खतरे में। हम चीजों को समझते नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ती है तू? हैं? 8th में पढ़ती है? मुझे तो BA में लग रही है। इतनी लंबी कैसे हो गई? हैं, ये तो बड़ी लंबी हो गई। 8वीं में कहां लग रही है? मान लो ये मेरी बेटी है और ये पढ़ लिख कर बीटेक पास कर ले। क्या पास कर ले? बीटेक पास कर ले। और बीटेक इसने किया लेदर टेक्नोलॉजी में। किस में बीटेक पास किया? और इस देश के सबसे बड़े जूते बनाने वाली फैक्ट्री बाटा, ली कूपर, ली शूपर, टेप, क्या क्या होते हैं मुझे नहीं पता। चमड़े का काम करने वाले को कहते हैं चर्मकार। क्या कहते हैं? और चर्मकार शब्द का रूपांतर ही क्या कहलाता है? चमार। समझ में आई कि नहीं आई बात? मैं ब्राह्मण हूं मान लो, और मेरी पुत्री ने लेदर टेक्नोलॉजी में बीटेक किया है। घबराना मत, लेदर टेक्नोलॉजी में बीटेक किया है। तो अब ये चमड़े का काम कर रही है, तो बोलो चर्मकार हुई कि नहीं हुई? हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन इससे इसकी हानि क्या हो गई? क्या ये नीचे गिर गई? क्या इसका मान सम्मान गिर गया? नहीं। दुनिया इसे बुलाती है, 10-10 लाख रुपए के पैकेज देती है, करोड़ रुपए के पैकेज देती है, अपनी फैक्ट्रियों में इसे नौकरी देने को तैयार है, चाहती है मेरी फैक्ट्री की CEO ये बन जाए। इसमें इसकी कोई हानि है क्या? और अब सुनो, एक लड़का चमार के घर में पैदा हुआ और वो लड़का पढ़ लिख कर फौज में भर्ती हो गया। कहां भर्ती हो गया? फौज में। और वो फौज में चला गया। लोग क्या कहते हैं? क्या हो गया वो? फौजी। क्या हो गया बोलो? जब गांव में आता है तो लोग क्या कहते हैं? कौन आया? फौजी आया। कौन आया? कोई कहता है चमार का लड़का आया? कोई नहीं कहता। लोग कहते हैं फौजी आया, फौजी गया। आज किसकी लड़ाई हुई? फौजी की हुई। दारू किसने पी रखी थी? फौजी ने पी रखी थी। हैं? फौजी की बात होती है। बताओ क्षत्रिय हो गया कि नहीं हो गया? लोग कहते हैं जाति कभी नहीं जाती। इसकी तो चली गई, इसकी तो चली गई। चमार के घर में पैदा हुआ था, फौजी हो गया, जाति चली गई कि नहीं चली गई? लेकिन वास्तविकता यही है, जाति कभी नहीं जाती। जाति उसे ही कहते हैं जो कभी नहीं जाती। तुम मनुष्य पैदा हुए हो, तुम मरते दम तक बंदर नहीं बन सकते। कोशिश करके देख लो। कोई बंदर पैदा हुआ हो, वो कभी कोशिश करके मनुष्य नहीं बन सकता। सांप कभी कोशिश करके पक्षी नहीं बन सकता, और पक्षी कभी कोशिश करके सांप नहीं बन सकता। जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो उसी जाति का होता है। हम सबकी एक जाति है और जाति का नाम है मनुष्य जाति। बाकी जो काम तुम करते हो ये तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारा गुण है, तुम्हारी योग्यता है। इसका जाति से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। जब मैं पढ़ लिख कर कॉलेज से बाहर निकला तो पढ़ाई लिखाई का अंतिम चरण मैंने एक ऐसे विषय में कर लिया जिससे मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। मैं साइंस ग्रेजुएट था। मैथमेटिक्स और साइंस यही मतलब अपना तो जीवन ही अल्फा बीटा गामा में गया। तो अपन जानते ही नहीं थे, इसी में चला गया। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। हमें तो कभी यही समझ में नहीं आया साइन थीटा किसका बाप था और tan थीटा किसकी मां। इसी थीटा फाई बीटा गामा में चला गया जीवन। और फिर बाद में जब काम दिया गया तो जो काम मेरा पहली नौकरी लगी वो बेचने की नौकरी थी।
भाई साहब को बेचना आता ही नहीं था। तो मैं जहां उनकी वर्कशॉप लगी उस कंपनी की, उस वर्कशॉप में जीएम आए हुए थे। उन्होंने कहा प्रोडक्ट डिटेल करके दिखाओ, केमिकल था वो। उन्होंने कहा प्रोडक्ट डिटेल करके दिखाओ। जब मैंने प्रोडक्ट की डिटेल की, क्योंकि पढ़ा लिखा तो ठीक था, अच्छे से पढ़ा लिखा था, जब मैंने प्रोडक्ट डिटेल किया तो वो तो दांतों तले उंगली दबा गए और सारे समूह को बोले कि देखो ऐसी नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की, तभी तुम बेच पाओगे। मेरा बॉस खड़ा हुआ, बोला जी गलत कह रहे हो आप, ये तो एक सुई नहीं बेच सकता, इसमें बेचने की काबिलियत है ही नहीं। बेचना तो छोड़ दो, इसे आप अपना सामान देकर भेजो और कहो जिसे सामान देगा उसे 1000 रुपए ऊपर से देना, अगर ये दे आए तो मुझे बता देना। इसने कंपनी का माल मार्केट में फेंक दिया, आज तक 1 रुपया नहीं निकाल सका। और फिर उन्होंने एक दूसरा निकाला, बोले जी ये आदमी जानते हो, इसे ये भी पता नहीं ये प्रोडक्ट क्या है, लेकिन ट्रकों में बेचता है, ट्रकों में, इसमें बेचने की योग्यता है। 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है। वो हार्मोन जो है वो गाय भैंसों में लगता है जब वो बछड़े गिरा देती हैं कम आयु के। गिर जाता है ना बछड़ा, 7 महीने में 6 महीने में मर जाता है बछड़ा, पैदा ही नहीं हो पाता, कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें वो हार्मोन लगाया जाता है। उस आदमी ने वो 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो बिक नहीं रहा था वो ट्रकों में बेच दिया। लोग अचरज में रह गए, बोले भाई साहब आपने कैसे बेचा? बोला मुर्गी फार्म में बेच दिया। मुर्गी के लिए उस हार्मोन का कोई इस्तेमाल नहीं था। मुर्गी को मतलब मुर्गी उससे परेशान हुई होगी उस हार्मोन के लगने से, उसे लगा दिया। योग्यता अलग चीज होती है, पढ़ाई लिखाई अलग चीज होती है। आप में अलग योग्यता, कई आदमी कुछ होते हैं। ये हर्षित बैठा है, क्या पढ़ाई की है हर्षित? हैं? इसने बीसीए किया, ये कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, लेकिन इसने कहा नहीं करूंगा मैं ये काम, मेरी योग्यता अलग है, मेरी धर्म से संबंधित योग्यता, मैं तो दूसरा काम करना चाहता हूं। इसने अपने उस नौकरी को लात मारी, एक महंगी नौकरी से मिली जिसमें इसे बहुत सारे पैसे मिलते थे महीने में, और घर वाले जब छोड़ने नहीं दे रहे थे तो मुझे पकड़ के ले गया, बोले आचार्य जी माता पिता नहीं मान रहे, नौकरी छुड़वाओ मेरी। मैं भी गया घर समझाने, माता पिता नहीं मान रहे थे, नौकरी छोड़े। मां कह रही थी अरे भैया पढ़ाया लिखा है, कुर्सी पर बैठने के लिए है, क्या करेगा ये? इसने कहा नहीं मैं अपना काम चुनूंगा। योग्यता को वर्ण कहते हैं। योग्यता को क्या कहते हैं बोलो? वर्ण कहते हैं। योग्यता को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखो कोई कोई माता खाना बनाना बहुत अच्छा जानती है और कोई कोई मेरे जैसी होती है? मेरे सिर जिम्मेदारी आ जाए तो दूध पी के जिंदगी गुजार दूं, कभी खाना नहीं बनाऊंगा। मुझे खिचड़ी तक बनानी नहीं आती, जबकि अकेला रहा हूं, कभी नहीं योग्यता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं। एक बिटिया है मेरी, अब तो ब्याह हो गया, चली गई, वो ऐसी है किसी की रसोई के बाहर से निकल जाए ना तो उनके घरों में खराब खाना भी महकने लगे। ये अतिशोक्ति कर दी, ऐसा मत है, ऐसा होता नहीं है। कहीं तुम यही समझ लो। मेरा कहने का मतलब यह है उसमें खाना बनाने की योग्यता इतनी है कि अद्भुत है, अद्भुत है। योग्यता का नाम वर्ण है, योग्यता का नाम वर्ण है। और जहां तुम जन्मे हो उसका नाम जाति है। कहां जन्मे हो बोलो? बोलो क्या जन्मे हो तुम? जाट गुजर जन्मे हो हैं? ब्राह्मण जन्मे हो, राजपूत जन्मे हो, अहीर जन्मे हो, कश्यप पाल जन्मे हो कि मनुष्य जन्मे हो? क्या जन्मे हो? मनुष्य जन्मे हो। इसलिए जाति को समझो कि जाति मनुष्य है, और वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा ईमानदारी से अब अगली बात बता दो मुझे, ये बताओ ब्राह्मण दिखता है तुम्हें समाज में? कहीं दिखता है ब्राह्मण? तुम में से कितने लोग हैं जिनकी ये इच्छा है कि मेरा पुत्र ब्राह्मण बन जाए? है किसी की इच्छा? कितने? अच्छा यहां क्षत्रिय दिखता है कोई? समाज में कोई क्षत्रिय दिखता है? कहीं कोई क्षत्रिय? क्षत्रिय किसे कहते हैं जानते हो? नाम भूल गया मैं एक बच्चे का। तैमूर लंग आया इस देश में, और तैमूर लंग जब इस देश में घुसा तो इस देश के शहरों और गांवों को उजाड़ कर बर्बाद कर दिया। यह स्थिति थी कि जिस गांव, जिस शहर के ऊपर से गुजर गया एक आदमी जिंदा नहीं बचा। तो एक गांव तैमूर लंग ने पूरा बर्बाद कर दिया। फिर उसे भूख लगी थी, उसके साथ जो 20 सिपाही थे वो घरों में भोजन ढूंढ रहे थे, बर्बाद घरों में सब मरे पड़े थे, लाशें पड़ी थी, उनके बीच में रसोइयों में घूमकर भोजन ढूंढ रहे थे। एक बर्बाद घर की रसोई में घुस गए, वहां देखा दूध रखा है बहुत सारा, सब लोग मरे पड़े हैं।
वो गया, उसने दूध का वो बटलोही, दूध का जो बर्तन था वो उठा लिया और जैसे ही पीने लगा तो उस बर्तन पर किसी ने हाथ मार दिया। उसने देखा कौन है जिसने तैमूर लंग के बर्तन पर मुंह से उसके भोजन छीन लिया, कौन है? तो देखा 11 साल का एक बच्चा खड़ा था, 11 साल का बच्चा। उसने कहा तू कौन है? बोले इस गांव का आखिरी क्षत्रिय, इस गांव का आखिरी क्षत्रिय हूं मैं, और जब तक मुझे नहीं मार देता तब तक इस गांव की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकता। तैमूर लंग ने इतनी लंबी चौड़ी तलवार अपनी निकाली। बोले रे मूर्ख, 11 साल का बालक मूली गाजर की भांति कटने के लिए आ गया? बोला इतना आसान नहीं है। और बालक ने इतना सा छुरा अपनी पीठ से निकाला। बोले लड़ना पड़ेगा। छोटा सा छुरा, छोटा सा बालक दुनिया के सबसे हिंसक, सबसे विभत्स, सबसे क्रूर शैतान के साथ भिड़ गया, रत्ती भर नहीं डरा। इसे कहते हैं क्षत्रियत्व। बालकरण शायद नाम था, बलकरण या बालकरण नाम था उस बच्चे का। भिड़ गया है, बलकरण नाम था उस बच्चे का। भिड़ गया, कहा इस गांव के ऊपर से जा भी नहीं सकता जब तक मैं खड़ा हूं, तेरी सारी सेना को अकेला चुनौती देता हूं। उसने कहा तू मर जाएगा तो गौरव होगा, वीर गति पाऊंगा, ऊंचा जन्म मिलेगा, मरने से नहीं डरता हूं, क्षत्रिय धर्म में जन्मा हूं, क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय होने का मतलब जानते हो क्या होता है? क्षत्रिय होने का मतलब यह नहीं होता कि जहां अत्याचार हो रहा हो वहां वो जाकर रक्षा करे। क्षत्रिय होने का अर्थ होता है कि वो जहां हो वहां अत्याचार न हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्षत्रिय बचा है, दिखता है कहीं? कहीं दिखता है? वैश्य जो समाज के लिए समर्पित होकर धन कमाए, ऐसा वैश्य तुम्हें दिखता है? शूद्र जो राष्ट्र की रक्षा के लिए सेवा कार्य को चुने, क्या ऐसा शूद्र तुम्हें दिखाई देता है? कहीं दिखाई नहीं देता। तुम्हारी वर्ण व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आश्रम, कितने आश्रम होते हैं बोलो? एक राम रहीम का, एक रामपाल दास का, यही है क्या? कि कुछ और है आश्रम? कौन कौन से? अरे जीवन के 4 हिस्सों का नाम 4 आश्रम है। पहला क्या है बोलो? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्या पढ़ना पढ़ाना, इसके अलावा कोई काम नहीं, इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। बचा है क्या? विद्या को छोड़ के बालक बाकी सारे काम करता है, बाकी सब काम करता है, विद्या ही नहीं है उसके पास। विद्या किसे कहते हैं? अरे बताओ, बेइज्जती हो जाएगी राजपुरा की भाई। विद्या किसे कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्यालय। क्या कहते हैं? और विद्यालय में क्या लिखा होता है? लिखा होता है शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। अच्छा, नाम विद्यालय है और आइए शिक्षार्थ, तो क्या शिक्षा और विद्या अलग अलग हैं? शिक्षा और विद्या अलग अलग हैं क्या? हां, अलग अलग हैं। विद्या किसे कहते हैं? सा विद्या या विमुक्तये, जो बंधनों से छुड़ा दे उसका नाम क्या है? विद्या है। और जो विद्या तक तुम्हें लेकर जाए उसका नाम शिक्षा है। शिक्षा साधन है, विद्या लक्ष्य है। विद्या तो एक ही है संसार में और कोई नहीं। विद्या है केवल वेद, 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 वेद के अलावा संसार में कोई विद्या नहीं है। और उस वेद को पढ़ने के लायक जो तुम्हें बनाए उसका नाम क्या है? शिक्षा। अच्छा ये बताओ, तुम जो स्कूल में पढ़ते हो आजकल, अल्फा बीटा थीटा गामा फाई वाई, ये जो सब पढ़ते हो तुम, इससे तुम वेद पढ़ने के काबिल हो जाओगे? हैं? मैंने खूब पढ़ा, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। वेद का कौन सा मंत्र समझ में आएगा इससे? है E इज इक्वल टू mc², f इज इक्वल टू -f। बता देगा ये वेद मुझे? नहीं। वेद के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा वृद्धिरादैच। वेद के लिए तो मुझे वही पढ़ना पड़ेगा, वृद्धिरादैच गुणा को गुणवद्धिना धातुलोपार धातु के किंगिति च दीदी वे बीटा मलोनंतरा संयोगा, यही रटना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें तो ये भी समझ में नहीं आया मैंने कहा क्या है। तुम तो यूं सोच रहे हो बेचारा पता नहीं क्या क्या कह रहा है, ऊट पटांग चीजें कह रहा है। लेकिन तुम जानते नहीं, संसार में सर्वोत्तम विद्या यही है, ये शिक्षा है। जितना व्याकरण है वो सारा का सारा शिक्षा है। और ये शिक्षा तुम्हें कहां लेकर जाती है? विद्या तक लेकर जाती है। जब विद्या ही नहीं बची तो ब्रह्मचर्य आश्रम कहां बचेगा?
तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल खोलते ही गाना बजेगा, हट जाता हूं पाछे ने नाचण दे जी भर के हैं। और इसने पूरे समाज को क्या कर दिया है कि लड़का घोड़ी पर बैठकर जा रहा है, लड़के की मां सड़क पर उस घोड़ी के सामने नाच रही है और गाना बज रहा, आज मेरे यार की शादी है। ये तेरा यार है? तो जिसके साथ ब्याह के आई थी वो कौन है? बाप नाच रहा है, लड़का घोड़ी पर बैठा, आज मेरे यार की शादी है। बहन नाच रही है, आज मेरे यार की शादी है। तुम सबका यार है ये? पहले घर की माताएं बहनें ब्याहों में बहुत परिश्रम से भोजन बनाती थी और नाचने गाने वालों को बाहर से बुलाया जाता था। आजकल खाना बनाने के लिए किराए पर लोग बुलाए जाते हैं और नाचने गाने का काम कौन करता है? बोलो बोलो भांड संस्कृति के लोगों। ऐसी भांड संस्कृति ने जन्म लिया है कि आज पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम नष्ट हो गया है। कोरोना काल में दिल्ली में खबर छपी, 7वीं कक्षा के बच्चे ने 6ठी कक्षा की बच्ची के साथ, नहीं 6ठी कक्षा के बच्चे ने 7वीं कक्षा की बच्ची के साथ रेप अटेम्प्ट किया। उन दोनों को ही नहीं पता रेप क्या होता है। कहां से सीखा? कहां से सीखा? इसी समाज से सीखा। यह समाज तुम्हें सब कुछ सिखाता है लेकिन तुम्हें विद्या नहीं देता। तुम्हारा ब्रह्मचर्य आश्रम नष्ट, खत्म, बर्बाद। दूसरा गृहस्थ तो है ही नहीं। उसी गृहस्थ में वानप्रस्थी भी रहता है, सन्यासी भी रहता है, ब्रह्मचारी भी रहता है, सब। उस बेचारे गृहस्थ को नहीं रहते, बाकी सब रहते हैं, उसे ही नहीं रहने देते। अरे पहले जब बड़े हो जाते थे तो विद्यार्जन के लिए, निधिध्यासन के लिए गुरुकुलों में चले जाते थे 50-60 साल के लोग, और बालक 8 साल का होते गुरुकुल में चला जाता था। घर में पति पत्नी रहते थे, झगड़े का कोई कारण नहीं था। लेकिन अब 8 का भी वहीं और 60 का भी वहीं, और झगड़ा। लड़का कह रहा है मुझे मोमोज चाहिए और बूढ़ा कह रहा है मुझे मूंग की दाल चाहिए। समस्या इस बहू की, ये बेचारी फांसी खा ले। ये क्या करे? मूंग की दाल बनाए तो उधर को हराम, और मोमोज बना दिए तो इधर को हराम। अच्छा, मोमोज बन गए और मूंग की दाल भी बन गई तो वो इसलिए नाराज है कि मूंग की दाल इन्हें क्यों नहीं खिलाती, और मोमोज वाला इसलिए परेशान है कि इस बूढ़े ने खून पी रखा है। गृहस्थ बेचारे को तो जी को चैन नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, क्या वो करेगा? 50 साल 60 साल उसके यूं ही बीत जाते हैं, फिर वो कहीं नहीं जाता, वो यहीं रहने लगता है। और जैसे इसकी पिछली पीढ़ी ने इसे दुख दिया था, ये अपनी अगली पीढ़ी को दुख देता है। सन्यास और वानप्रस्थ आज भी कहीं ना कहीं नाम मात्र के लिए बचे हुए हैं। कोई वानप्रस्थी, कोई सन्यासी मिल जाते हैं, लेकिन गृहस्थ और ब्रह्मचर्य तो पूरी तरह नष्ट हो गए। अब एक आखिरी बात कहता हूं और समाधान की ओर लौटता हूं। अगर तुम्हें इस देश को बचाना है तो यह बताओ, केवल शरीर बचाने से काम चलेगा या आत्मा को बचाना पड़ेगा? बोलो, किसे बचाना पड़ेगा? है? संध्या के संबंध में एक पंक्ति है ना, क्या कहते हैं? विप्रो वृक्षस्य संध्या ही मूलम, वेद शाखा धर्म कर्माणि च पत्रम, तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम, छिन्ने मूले न शाखा न पत्रम। अगर जड़ ही कट जाए तो दुनिया का कोई पेड़ जीवित नहीं रह सकता। यह संस्कृति तुम्हारी जड़ है। अगर तुमने संस्कृति को बचाया तो तुम सब कुछ बचा लोगे। तो हमें क्या बचाना पड़ेगा? बोलो, वर्ण और आश्रम को। अच्छा अभी रुको, वर्ण है 4। कौन सा वर्ण है जिसे एक वर्ण के बचने से सारे वर्ण बच सकते हैं? विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और जाकर कहते हैं राक्षस मेरा यज्ञ नष्ट कर देते हैं, मैं यज्ञ नहीं कर पाता, छात्रों को पढ़ा नहीं पाता, उपासना और साधनाएं नहीं कर पाता, मैं अपना ब्राह्मण धर्म नहीं बचा पाता हूं। मेरी रक्षा के लिए अपने 2 पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। कहा था राम और लक्ष्मण वहां गए तब ब्राह्मण धर्म बचा। बोलो हाँ के ना? ब्राह्मण की रक्षा कौन कर सकता है? क्षत्रिय। वैश्य की रक्षा कौन कर सकता है? अरे बोल पड़ो, क्षत्रिय। और शूद्र की रक्षा कौन कर सकता है? समाज की रक्षा कौन कर सकता है? तो अगर तुम वर्ण बचाना चाहते हो तो सबसे पहले एक वर्ण को टारगेट करो, क्षत्रिय बचाओ। कौन सा वर्ण पहले बचाओ? क्षत्रिय वर्ण बचाओ। अगर तुमने क्षत्रिय वर्ण बचाया तो तुम सब कुछ बचा लोगे, सब कुछ बचा लोगे, नहीं तो कुछ नहीं बचा पाओगे। कैसे बचेगा वो अगले चरण में बताऊंगा। अभी समझो कि हमने एक वर्ण को लिया है, अभी सामने क्षत्रिय को। दूसरा, आश्रमों में कौन सा आश्रम बचाया जाए?
कौन सा? सन्यासी, दीन दुनिया से लेना देने नहीं। वानप्रस्थ भी ऐसा ही है? गृहस्थ आश्रित है ब्रह्मचर्य पर, अगर ब्रह्मचर्य ठीक होगा तो गृहस्थ ठीक चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो कौन सा आश्रम बचाने लायक है? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम बचाने लायक है? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इस ब्रह्मचर्य आश्रम और क्षत्रिय वर्ण को कैसे बचाया जाए, इसके लिए तुम्हें एक उपाय देता हूं। अब देखो, मैं तुम्हें उपाय दे रहा हूं, पर मुझे राजनेता मत समझ लेना, क्योंकि अगली जो बात आएगी वो राजनेताओं जैसी आएगी। तुम्हें अगर इस देश की रक्षा करनी है, तुम्हें इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना पड़ेगा। किस पर फोकस करना पड़ेगा? एजुकेशन सिस्टम पर। यह एजुकेशन सिस्टम है जो इस देश के क्षत्रियत्व को बचा सकता है, जो इस देश के ब्रह्मचर्य आश्रम को बचा सकता है। आज इस देश में जो एजुकेशन सिस्टम है, यह पूरा का पूरा मैकाले प्रणीत एजुकेशन सिस्टम है। अगर तुम्हें बचाना है तो तुम्हें इस देश में उपस्थित उस एजुकेशन सिस्टम को वापस रिवाइव करना पड़ेगा, उसे वापस जिंदा करना पड़ेगा, जो इस देश का एजुकेशन सिस्टम था। मैं तुम्हें बैलगाड़ी के जमाने में लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जा रहा हूं जहां तुम लंगोट बांध कर रहते थे। अच्छा हो कि तुम वहां चले जाओ, लेकिन तुम जाओगे नहीं, तुम जाओगे नहीं। ये तो सौभाग्य होगा कि तुम वहां चले जाओ, लेकिन तुम जाओगे नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वर्तमान में इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसे रिफॉर्म किया जाए, इस देश की एजुकेशन पॉलिसी को बदला जाए। इस देश में जो वर्तमान में एजुकेशन पॉलिसी चलती है, यह विदेशी है, गुलाम बनाने वाली और क्लर्क पैदा करने वाली है। इसमें एक आदमी आईएएस अधिकारी होकर भी गूंगा और बहरा बनकर बैठा रहता है, रिश्वत लेता है, अपना जीवन जीता है, कुछ नहीं करता। एक जज के सामने ही अगली तारीख देने वाला आदमी उसी के सामने 50 रुपए और 20 रुपए की रिश्वत लेता है अगली तारीख लगाने की। यह एजुकेशन सिस्टम वे पैदा करता है जो इस देश के शरीर में नासूर और कैंसर हैं। अगर तुम्हें बचाना है तो वापस उस भारतीय स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को लाना पड़ेगा, जो स्वदेशी शिक्षा प्रणाली इस देश में राम और कृष्ण को जन्म देती थी, जिसमें पढ़कर एक सामान्य राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बन जाता था और एक सामान्य ग्वाला धर्म संस्थापक योगीराज श्री कृष्ण चंद्र बन जाता था। तो मैं एक उपाय देता हूं आपको और आपसे यह प्रश्न पूछता हूं, पीछे तक ध्यान देना मेरी बात, और मेरे प्रश्न का उत्तर देना, मुझे बताना यह किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, यह संभव है कि नहीं संभव है। अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं यहां आया हूं तो स्वाहा स्वाहा करने नहीं आया हूं, मैं यहां आया हूं तो मैं एक आंदोलन के पृष्ठभूमि पर काम करने आया हूं, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं पूरे देश में। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि छात्र को विद्या के अतिरिक्त तो कोई काम ना हो, वो समाज में ना रहे, वो घर में ना रहे, वो इस गंदगी भरे समाज में ना रहे, वो इस समाज से दूर केवल और केवल शिक्षा और विद्या के माहौल में रहे। तो जितना स्कूलिंग सिस्टम इस देश में चलता है, जिसमें इस समय वर्तमान में 18 से 19 करोड़ छात्र पढ़ते हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, इस सारे स्कूलिंग सिस्टम को बोर्डिंग स्कूल सिस्टम में तब्दील किया जाए। बोलो किया जा सकता है कि नहीं? अरे हाँ ना, ऐसे गर्दन हिलाओ या यूं हिलाओ, मुझे पता तो चले तुम जिंदा बैठे हो। मुझे लगा तुम्हें किसी ने बेहोशी की दवा सुंघाई, तुम यूं बैठे। मेरी आवाज ऐसे सुन रहे हो जैसे मैं वो चंद्रयान गया था, वहां से एलियन पकड़ के लाया। हाँ ना तो करो, बोलो किया जा सकता है कि नहीं? बोर्डिंग स्कूल सिस्टम किया जा सकता है। दूसरा, एजुकेशन पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तुम कहोगे एजुकेशन तो अब भी फ्री है, सरकारी स्कूल में पढ़ लो। झूठी बात, नकली बात। ये जितने प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल और ड्रामे खुले हुए हैं, सब नौटंकी खुली हुई है। इनके नाम पर जितनी लूट खसोट है, जितना पैसा ये स्कूल लूटते हैं, इतना तो तुमसे डाकू भी नहीं लूट सकता। पूरा एजुकेशन फ्री होना चाहिए। एक पिता की चवन्नी खर्च नहीं होगी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। यह स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम में लागू होना चाहिए और पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इस देश में जो 40 से ज्यादा बोर्ड चलते हैं, सारे बोर्ड खत्म किए जाएं और इनके स्थान पर केवल एक बोर्ड लागू हो। बोलो हो सकता है कि नहीं? जो तुम चाहो वो। और 2 काम, 12वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से प्रत्येक छात्र प्रत्येक छात्रा के लिए सैनिक शिक्षा लागू की जाए और संस्कृत शिक्षा लागू की जाए। संस्कृत इसलिए ताकि तुम साइंस पढ़ सको, ताकि तुम मैथमेटिक्स पढ़ सको, क्योंकि बिना संस्कृत के तुम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते। तुमने अगर संस्कृत नहीं पढ़ा तो अलजेब्रा कैसे पढ़ोगे? लीलावती को कैसे पढ़ोगे? तुमने अगर संस्कृत नहीं पढ़ा तो ब्रह्मगुप्त को कैसे पढ़ोगे? कैलकुलस कैसे पढ़ोगे? तुमने अगर संस्कृत नहीं पढ़ा
तो दीर्घ सिद्धांत भास्कर या लघु सिद्धांत भास्कर कैसे पढ़ोगे? एस्ट्रो मैथमेटिक्स कैसे पढ़ोगे? ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ोगे, जिसे नासा अपने वैज्ञानिकों को पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? कहां की संस्था है नासा? कहां की है? अमेरिका की। वहां एक निश्चित लेवल के बाद इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए अनिवार्य है 16 महीने का संस्कृत का कोर्स करना ही पड़ेगा, न्यूनतम संस्कृत सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन कमाल की बात है, मेरे ही देश में लागू नहीं। अब तुम्हें एक समस्या होगी, क्या बात कर रहे हो, सब एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकार इतना बजट कहां से लाएगी? तो पैसा मुझसे ले जाओ, समस्या खत्म। अब फिर कई लोगों के दिमाग में पीछे आ रहा है, देखो कितनी बात कर रहा है? नंगा भूखा ब्राह्मण खुद के बालकों को गुरुकुल में देने के लिए चपाती नहीं है, और ये पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए पैसा देगा। हाँ हाँ दूंगा, मैंने पहले भी दिया है। तुम याद करो, तुम लेके भूल जाते हो। याद करो, दिया था कि नहीं? नहीं दिया था। आज से 2500 साल पहले इस देश में एक ब्राह्मण ने जन्म लिया था। दुनिया उसे आचार्य कौटिल्य के नाम से जानती है। ऊपर शरीर पर केवल जनेऊ और नीचे लंगोटी लिए हुए उसने इस देश को एक छत्र साम्राज्य बनाने का सपना देखा था, और पूरे देश को एक छत्र साम्राज्य बनाया था। पैसा दिया था कि नहीं? दिया था कि नहीं? अब भी दे सकते हैं, अब भी दे सकते हैं। मैं बताऊंगा वो पैसा कहां से आएगा। इस देश का टोटल बजट इतना है जिस बजट की खुरचन में आसपास के कई देशों की पूरी इकोनॉमी चल जाए। लोग बकवास करते हैं कि पैसा नहीं है, बहुत पैसा है इस देश में। शिक्षा के नाम पर नहीं है। किसके नाम पर नहीं है? शिक्षा के नाम पर नहीं है। इस एजुकेशन पर पैसा खर्च करने की जरूरत है। जरूरत है कि इस देश का 15 से 20% पैसा इस देश की एजुकेशन पर खर्च हो। अगर तुमने इस देश की एजुकेशन पर खर्च किया, इस देश की संस्कृति बचा ली, तो यह देश बच जाएगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक तो मैंने तुम्हें ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए एजुकेशन सिस्टम बताया। अब सुनो, क्षत्रिय वर्ण के लिए आखिरी बात बता देता हूं। सैनिक शिक्षा अनिवार्य लागू की जाए, और ये जो मेरी बेटी है ना, ये जब 12वीं कक्षा पास कर ले, अभी 8वीं में है, जब ये 12वीं कक्षा पास कर ले तब तक इसे बहुत सारे हथियार चलाने आने चाहिए, और जिस दिन ये 12वीं कक्षा पास कर ले, इसे हथियार खरीदने के लिए किसी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होगी। हथियार को लाइसेंस फ्री किया जाए। अब कहीं डर गए, अरे भाई ये तो आतंकवादी है, झगड़ा करवाएगा, लोग मार देंगे एक दूसरे को। अच्छा ये बताओ, जब तुम मुझे मारने आओगे, क्या तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि इसके पास मुझसे भी महंगा पिस्टल होगा? हैं? और यूरोप के 66% देशों में हथियार लाइसेंस फ्री है। क्या वहां सबने एक दूसरे को मार दिया? लेकिन लाइसेंस क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण देता हूं, इसका कारण देता हूं। दिल्ली एनसीआर में हर 24 घंटे में नन्ही बच्चियों से लेकर बड़ी स्त्रियों तक के साथ 6 बलात्कार की दर से प्रतिदिन बलात्कार होते हैं। 24 घंटे में कितने बलात्कार हैं एनसीआर में? दिल्ली एनसीआर में कितने? 6 बलात्कार हर 24 घंटे में हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी बेटी दिल्ली पढ़ने गई, मेरी बिटिया दिल्ली पढ़ने गई, और मान लो उसे किसी विपत्ति ने घेर लिया, क्या करेगी वो? क्या करेगी वो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, गाय देखी है तुमने? अब तो बस चित्रों में देखते होंगे, या असलियत में भी देखी है? गाय देखी है? गाय के सिर पर 2 सींग होते हैं। कितना दूध देती है गाय इन सींगों से? प्रकृति ने ये सींग गाय को किस लिए दिए हैं? अरे बोल पड़ो, किस लिए? सुरक्षा के लिए। चींटी जैसा छोटा जंतु होता है, उस पर हाथ पड़ जाए तो क्या करता है? दंश मारता है, काट खाता है। तुम्हें खाता है कि नहीं है? चींटी जैसे छोटे जंतु से लेकर गाय जैसे उदार और मीठे पशु को भी परमात्मा ने सुरक्षा का मौलिक अधिकार दिया है। सुरक्षा हमारा प्राकृतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन मेरी बेटी जो दिल्ली पढ़ने गई है, उसे सुरक्षा का मौलिक अधिकार नहीं है। वो 100 नंबर पर कॉल करेगी, फोन उठेगा कि नहीं उठेगा, पेट्रोलिंग वाहन कितनी देर में आएगा, और तब तक लड़की को जलाकर खाक कर दिया जाएगा, मारकर बर्बाद कर दिया जाएगा, अस्मिता लूट ली जाएगी। क्या होगा क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। हैदराबाद में आधे घंटे में पुलिस पहुंची थी, लेकिन आधे घंटे में लड़की के साथ रेप करके जलाकर राख कर दिया था। हड्डियां भी नहीं मिली थी लड़की की, हड्डियां भी नहीं। क्या मेरी लड़की को सुरक्षा का मौलिक अधिकार नहीं है? बोलो। तो हथियार कैसा होना चाहिए? लाइसेंस फ्री। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि बंदर के हाथ में तलवार दे दो, पहले उन्हें सैनिक शिक्षा दो और उन्हें बताओ कि हथियार क्यों जरूरी है। क्योंकि एक आतंकवादी में और सिपाही में एक अंतर होता है, और अंतर बस नाम मात्र का होता है। दोनों हथियार चलाना जाते हैं, दोनों दुस्साहसी होते हैं, दोनों वीर होते हैं। अंतर यह होता है
कि सिपाही को यह पता होता है कि गोली किस पर चलानी और किस पर नहीं चलानी, लेकिन आतंकवादी को यह पता नहीं होता कि गोली किस पर चलानी और किस पर नहीं चलानी। ये विद्या जब तुम एक व्यक्ति को दे दोगे, उसके हाथ में हथियार दोगे, तो वो हानि नहीं सुरक्षा करेगा। लेकिन अगर तुमने हथियार नहीं दिया और विद्या भी नहीं दी, तो वो हथियार जुटा लेगा और तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारेगा। चाहे वो मेवात हो, चाहे वो पुरानी दिल्ली सीलमपुर का इलाका हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो कैराना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो बंगाल हो और केरल हो, सब जगह तुम इसी तरह मारे जाओगे। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उठो। मुझे नहीं पता मैंने जो बोला उसमें से कितनी बात तुम में से कितने लोगों की समझ में आई, लेकिन मैं ये सोचता हूं, मैं यहां आया था, अगर 4 लोगों के दिमाग में भी मेरी बात गई होगी तो मेरा आना सार्थक हुआ होगा। बहुत धैर्य से आपने सुना, बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।